सभी बच्चों को नमस्कार। मैं एक बार फिर से चेतन शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल श्योर 60 गुरुकुल पे। हमारा कंबाइंड मॉक टेस्ट हुआ, उसका पूरा मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन हम आपके सामने लेके आए हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बिना किसी देरी के पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। सवाल पढ़ लीजिए एक बार सर आप। एक समिति में 15 सदस्य हैं जिनमें केवल 5 महिलाएं हैं। अगर 15 में से 5 हमारे पास फीमेल्स हैं तो नंबर ऑफ मेल्स कितने हो जाएंगे? 10। क्या संभावना है कि 11 सदस्यों वाली एक समिति चुनी जाए जिसमें कम से कम 3 फीमेल हों? आपको 11 लोगों को चुनना है और उन 11 लोगों में से कम कितनी फीमेल होनी चाहिए? 3। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है कम से कम की। कम से कम में 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं और 5 भी हो सकती हैं। कम से कम 3 होनी चाहिए। 4 5 तो चलेंगी लेकिन 3 से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितनी संभावनाएं बनेंगी? 3 संभावनाएं बन सकती हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हमारे पास टोटल कितने सदस्य थे? 15। अगर मैं कहूं कि 15 में से आपको 11 लोगों को चुनना है तो हमारी टोटल संभावनाएं यही होंगी कि नहीं होंगी? कैसे करते हैं सर इसको सॉल्व? 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस 11 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। यही करते हैं। एक बार इसको एक बार इसको, एक बार दोनों के बीच का डिफरेंस, यही होता है सर। तो 15 फैक्टोरियल में से 11 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा। मेरे पास जो डेटा बचेगा वो बचेगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12। और बेटा बटे में अगर मैं कर दूं यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2। जब आप सॉल्व करोगे 4 तिया 12 से 12, 2 से इसको काट लेंगे 7 बार। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 15 इंटू आपका 91। जब मैं कर दूंगा 15 एकम 15 का 5 आ गया, एक बच गया, 15 9 135 और एक 136, तो 1365 मेरा यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे वापस से। 15 एकम 15 का 5, एक बच गया, 15 9 135 और एक 136। ठीक है सर। अब आप एक बात बताइए, फीमेल्स जो निकल के आएंगी वो तो 5 में से ही निकल के आएंगी ना। अगर 5 में से मैं एक बार 3 फीमेल निकाल लेता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के 10 जो मेल थे उसमें से 8 संख्या मेल की होगी, क्योंकि आपको टीम तो 11 लोगों की खड़ी करनी है। अगर आप ये मान लेते हैं कि 3 फीमेल है 11 में से, तो बाकी के 8 जो होंगे वो मेल्स होंगे। ठीक है सर। प्लस अगर मैं ये मान लूं कि 5 में से मेरे पास 4 फीमेल है, कम से कम की संभावना में हम ज्यादा वाले नंबरों को भी लेते हैं, तो आप कहेंगे अगर 4 आ गए तो इसका मतलब 10 में से आपको 7 कौन लेने पड़ेंगे? मेल लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि 5 में से 5 की 5 फीमेल निकल के आ जाएं, क्योंकि कम से कम की बात कर रहा था। तो आप कहेंगे 5 अगर फीमेल आ गई तो मेल की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? इतनी होगी। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं अगर आप भूल रहे हैं। एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में आ जाता है आपका आर फैक्टोरियल। यही होती है सर वैल्यू। इस तरीके से जब इसको आप पूरे डेटा को सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 1260 संभावनाएं। कितनी? 1260। अब आपसे पूछा गया 1260 संभावनाएं 1365 में से कितनी प्रोबेबिलिटी रखती हैं? तो आप कहेंगे 1260 संभावनाएं हैं कितने में से? 1365 में से। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 5 11 और 4 15 से कट रहा है, 9 ये भी कट जाएगा सर 15 से, 15 8 120। ठीक है, और 15 चौक 60 84 बार, 15 से काटेंगे, 15 9 135, 15 एकम 15। अब दोनों नंबर 7 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं ना। 7 से मैंने काट लिया 12 सत्ते 84 12 बार, और 7 से मैंने काट लिया 13 बार। तो आपका जो रिजल्ट निकल के आ जाएगा 12/13। बगल की बगल में आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन बेटा आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा सवाल है। 9 पुरुष और 12 महिलाएं 18 लड़के मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। वो क्या कह रहा है कि 9 मेल
के साथ अगर 12 फीमेल्स काम करती हैं और 12 फीमेल्स के साथ अगर 18 बॉयज काम करते हैं, तो इन सब लोगों ने मिलके हमारे पूरे काम को कितने दिन में कर दिया होगा? 6 दिन में कंप्लीट कर दिया होगा। एक कंडीशन। एक महिला, अगर मैं बात करूं फीमेल की, मैं यहां लिख लेता हूं, एक महिला फीमेल एक पुरुष द्वारा किए गए काम का, एक महिला एक पुरुष द्वारा किए गए काम का 3 गुना काम करती है। अगर मेल 2 काम कर रहा है, इसका मतलब इसने 3 गुना कितने काम किए होंगे? 6 काम कर दिए होंगे। ठीक है सर। एक लड़का पुरुष द्वारा किए गए काम का आधा काम करता है। जो बॉय है ये कितना काम करता है? आदमी से आधा। आदमी अगर 2 काम कर रहा है तो ये कितने काम करेगा? 1 काम करेगा। दूसरी कंडीशन, कितनी महिलाएं, वो कह रहा है कितनी फीमेल्स में ले लूं कि अकेले इस काम को, अकेले इस काम को, किस काम को? जो काम इन सब ने मिलके 6 दिन में किया, उस काम को कितने दिन में कर देंगे? एक काम करते हैं, फीमेल की, मेल की और लड़के की काम करने की जो एफिशिएंसी है 6-2-1 में यहां लिख देता हूं, ताकि मुझे यहां थोड़ी सी जगह मिल जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए, अगर मैं कहूं कि मेल की एफिशिएंसी 2 है, फीमेल की एफिशिएंसी 6 है और बॉय की एफिशिएंसी 1 है, तो फीमेल की एफिशिएंसी यहाँ कितनी हो जाएगी? 6। आप कहेंगे 9 2 18, 18 काम इन्होंने किया होगा, 72 काम फीमेल्स ने किया होगा और 18 काम आपका किसने किया होगा? बच्चों ने। और ये 6 दिन तक लगातार काम करेंगे, तो 6 एफिशिएंसी के साथ 9 दिनों तक कितनी महिलाएं काम कर सकती है? मैंने कैंसिल कर दिया। इनको जोड़ेंगे, 8 दूनी 16 और 2 18 का 8 बचा, 1 7 2 9 और 1 10, 108 आया सर। और यहाँ से जब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी आ जाएंगी? 12। तो आप कह सकते हो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? 12 महिलाएं इसको, इस पूरे काम को 9 दिन में समाप्त कर जाएंगी। आई बात समझ में? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था सर। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के जितनी भी आइडेंटिटीज हम पढ़ते हैं, सर्व समीकरण जितनी पढ़ते हैं, उनमें पावर 2 पढ़ते हैं, पावर 6 पढ़ते हैं, पावर 9 तक पढ़ लेते हैं, C+D के फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। लेकिन सर आप बताइए, आपने कभी 111, 110, 7 पावर के फॉर्मूले नहीं पढ़े? और ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते हैं ना अपने प्रीलिम्स के लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो एक लॉजिक अपन क्या पढ़ते हैं कि जब कभी सवाल में कुछ समझ नहीं आता तो आप क्या करिए, थीटा की वैल्यू सीधा पुट कर दीजिए। सबसे अच्छी अप्रोच होती है ये कि अपन डायरेक्ट उसको थीटा की वैल्यू से सॉल्व करने की कोशिश करें। और उसकी 2 कंडीशन होती हैं। अगर सवाल में कॉट और कोसेक है तो आप 45 डिग्री पुट करिए, अगर वो नहीं है तो सीधा 0 डिग्री पुट कर रही है, आपका आंसर जल्दी निकल के आएगा। तो मैंने उठाया थीटा बराबर 0 और पूरे सवाल में पुट करके छोड़ दिया। तो आप क्या कहेंगे? ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। एक बात बताओ, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू 1 कितना आएगा? 4 आएगा, माइनस का 7। आप कहेंगे साइन 0 0 होता है, कॉस 1 1 होता है, 1 इंटू 7 कितना आएगा? 7 आ जाएगा। ये कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, माइनस में साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस में कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो माइनस का 2 आएगा। तो आप कहेंगे ऊपर आया माइनस का 3 और माइनस का 2 प्लस का 1, रिजल्ट आएगा माइनस का 1, कैंसिल हो गए बेटा। आपका सीधा सा आंसर एक लाइन में विद 5 सेकंड आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ समझ नहीं आता तब हम क्या करते हैं? थीटा की वैल्यू पुट करके देखते हैं। आप 45 रख के देखो, 30 रख के देखो, कोई भी वैल्यू रख के देखो, आपका आंसर क्या आने लग रहा होगा? सेम आने लग रहा होगा। लेकिन अगर मैं 30 रख देता हूँ, मैं 45 रख देता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होगी? उसकी पावर आपको करनी पड़ेगी 101, 102। तो वही एक वैल्यू है 90, 01 बनाती है। हमारा 0 रखते हैं तो वो 01 वैल्यू देता है, इसलिए मैंने इसको 0 डिग्री से सॉल्व किया। वो कह रहा है एक त्रिभुज में ए का समद्विभाजक डी में बीसी को मिलता है। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल डिजाइन कर लेते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है,
और इस ट्रायंगल की खासियत है कि इसका नामकरण अगर करें तो ये ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। उसने कहा कि एंगल ए को अगर मैं बाइसेक्ट कर दूं, बराबर बराबर भागों में बांट दूं, तो डी बी सी को डी पॉइंट पर ये मिल रहा होगा। ठीक है, यदि ए बी की वैल्यू 22.5 है, ये लीजिए, अगर ए सी की वैल्यू 19.8 है और आपके बी सी की, ये पूरा बी सी की वैल्यू 36.6, अगर मैं इसको x मान लेता हूं भाई बी डी को, यहां से यहां तक, तो ये 13.6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 13.6 माइनस एक्स आएगी। ऐसा मैंने क्यों किया आप समझ गए होंगे, क्योंकि थ्योरम होती है इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर होता है जब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है। तो 22.5 बटे में 19.8 का जो रेशो होगा वो x बटे 13.6 माइनस के x के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 22.5 इंटू 13.6 बराबर में, सॉरी माइनस में, ये 22.5 जाके x से मल्टीप्लाई होगा और बराबर में साहब ये इधर चला जाएगा। 19.8 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको उधर पटक दिया, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 22.5 माइनस में ये हो जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई के साथ 13.6, और सर दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, ऐड करूंगा तो 8 और 5 13 का 3, 1 बच गया, 9 और 1 10 और 2 12 का 2, 1 बच गया, 2 3 और 1 4, तो 42.3 आ गया। अब देखो यार, अगर मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन करूं तो 13.6 से मुझे ये लगभग 3 पॉइंट समथिंग बार कटता हुआ दिख रहा है ना। 13 3 39 और 6 39 और 3 42, लगभग 3 पॉइंट समथिंग बार कट रहा है सर ये। अगर मैं इसको 3 से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो 3 सत्ते 21 पॉइंट में, आप कहोगे ये 3 से ज्यादा वैल्यू है तो ये 7.5 बार तो नहीं कट रहा होगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, लगभग मैंने मान लिया ये 4 बार कट जाता है, अप्रोक्सीमेशन है सर। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 7.4। अब मैं क्या करूं, ये x निकल के आया, लेकिन मुझसे क्या पूछ रहा है? dc की वैल्यू, तो 13.6 में से x माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं 13.6 में से x माइनस कर देता हूं जो आपका 7.4 है, तो आपकी जो अप्रोक्स वैल्यू आएगी वो 6.2 आएगी। अब मुझे ये जानना है कि वैल्यू 6.2 से ज्यादा होगी या 6.2 से कम होगी। ये वाला नंबर ना 3 से ज्यादा है, तो यहाँ पे वैल्यू हो सकता है कि 7.4 से छोटी भी निकल के आ जाए, तो हमारी जो वैल्यू होगी अगर ये छोटी है तो 6.2 से क्या होगी? थोड़ी बहुत ज्यादा होगी, 6.2 से छोटी नहीं हो सकती, 6.2 से ज्यादा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं अगर आप अपने टाइम को बचाना चाहते हैं और आप अप्रोक्सीमेशन की थोड़ी सी ठीक ठाक समझ रखते हैं तो। ये सर एक अच्छा सवाल है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि दिया गया पाई चार्ट 6 अलग अलग गांवों की जनसंख्या को दर्शाता है। तालिका 6 अलग गांवों में पुरुष और महिलाओं के अनुपात को दर्शाती है। कुल जनसंख्या इतनी है। तो आप बताइए, डी ई एफ में महिलाओं की कुल संख्या, गांव ए बी सी में पुरुषों की कुल संख्या से अनुपात क्या होगा? जब हमें किसी सवाल में रेशो फाइंड करना होता है, सुनना मेरी बात, जब हमें किसी सवाल में रेशो फाइंड करना होता है तो जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू लेके ही सवाल करें। एग्जैक्ट वैल्यू हमारी बहुत बड़ी है, उसका डेटा बहुत बड़ा है। तो मैं मान लेता हूं कि टोटल पॉपुलेशन मेरी कितनी होगी? 360 होगी। या मैं टोटल पॉपुलेशन कुछ मान ही नहीं रहा, आप छोड़िए। मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारा एक ग्राफ है जो ए बी सी डी ई एफ में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है एक गांव में। अब आप कहोगे सर ये अगर डिग्री में तो पूरा 360 होगा, तो मैंने अगर पॉपुलेशन को ही 360 मान लिया तो ए में 32% रहते हैं, बी में 52% रहते हैं, सी में कितने रहते हैं? 58% रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? सर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि मैं चीजों को आपको अच्छे से समझा सकूं। इधर ध्यान देना आप एक बार, मुझे स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। उसने कहा गांव डी में, गांव ए बी सी डी में कितने लोग रहते हैं? 74। देखना सर हम कैसे अप्रोच लगाएंगे। 74 रहते हैं।
74 में से गांव डी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो गांव डी में 19 और 18 टोटल कितने लोग हैं? तो आप कहोगे गांव डी में टोटल लोगों की संख्या 9 और 8 17 का 7, एक बच गया, 37 लोग हैं। तो 37 में से फीमेल कितनी है? 18। तो आप यही कहोगे ना, 18 बटे में 37 फीमेल है। 37 से मैंने 2 बार काट लिया तो नंबर ऑफ फीमेल्स मेरे पास कितनी आ जाएंगी सर? 36 आ जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं गांव ई की बात करूं जिसमें 69 लोग रहते हैं, उसमें से आप कहोगे 11 और 12 कितना हो जाएगा सर? 2 और 1 3, 1 और 1 2, 23 लोग। 23 में से 11 फीमेल है तो 11 बटे 23 मेरे पास फीमेल्स हो जाएंगी। ये 3 बार कटेगा तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी आ जाएंगी? 33। अब आगे चलते हैं। एफ में टोटल कितने लोग हैं? 75। 75 में से कितने लोग रहते हैं? 15 लोग रहते हैं तो आप कहेंगे 7 बटे 15। 75 में से 7 बटे 15 फीमेल्स हैं तो फीमेल्स की जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी? 35। तो अगर मैं डी ई एफ में टोटल फीमेल्स देखूं, 5 और 3 8, 8 और 6 14 का 4, एक बच गया, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9, तो कितने हो जाएंगे? 94 मेरे पास नंबर ऑफ कौन होंगी? फीमेल्स होंगी। एक बार गिन लेते हैं वापस से। 30 सॉरी माफ करना, कम निकल गया। 30 90 हो गया। 6 और 3 9 और 4 104 मेरे पास कौन हो जाएंगे? 104 मेरे पास फीमेल्स होंगी। ठीक है सर। अब आ जाते हैं मेल की बात। ए में कितने मेल थे? 32। और 32 में से अगर मैं कहूं टोटल 8 हैं तो 5 बटे 8 मेल होंगे कि नहीं होंगे? 5 बटे 8 मेल होंगे। तो आप कहेंगे 8 से कट गया जी 4 बार, और 4 पंजे 20, तो 20 मेल तो हो गए ए गांव में। अगर मैं कहूं बी में टोटल पॉपुलेशन 52 है, 52 लोग रहते हैं, तो 52 में से 8 और 5 13, 5 बटे 13 कौन होंगे? मेल होंगे। 13 चौक 52, 5 चौक 20, तो यहां भी मेल कितने आ गए? 20 आ गए। अगर मैं गांव सी की बात करूं तो आप कहेंगे 29, तो 29 में से 16 बटे 29 किसका? 58 का। 58 का 16 बटे में 29 मेरे पास कौन होंगे? मेल होंगे। 16 बटे 29, तो 29 से 2 बार कट गया, 16 दूनी 32, तो आपके पास नंबर ऑफ मेल कितने हो गए? 32। जोड़ लीजिए सर, 32 52 72 72 आपके पास कौन हो जाएंगे? मेल। दोनों का रेशो निकालेंगे। 8 से कट गया जी 13 बार, और 8 से कट जाएगा मेरे पास 9 बार, तो दोनों का रेशो कितना आ जाएगा? 13:9। और वो आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आई बात समझ में? अगर यार मैं इस सवाल को सोच के देखो, 2,52,000 जैसी वैल्यू से सॉल्व करने लग रहा होता तो 2,52,000 की कैलकुलेशन बार बार करना मेरे लिए बहुत लेंदी हो सकता था। अब उसी चीज को तो आसान बनाने के लिए अपन ने क्या काम किया है? अपन ने क्या किया? जरूरी थोड़ी है भाई पॉपुलेशन, अगर वो संख्या पूछता, अगर वो संख्या पूछता तो मैं 2,52,000 का यूज करता। मुझसे संख्या नहीं पूछी, मुझसे रेशो पूछा है, तो मैं क्यों यूज करूंगा उसको? वो तो मेरे लिए यूजलेस हो गया। चलिए, एक टैंक घनाभ के आकार का है जिसकी लंबाई 15 मीटर है। इसमें से घनाभ के आकार का 27 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ध्यान रखिएगा, पानी निकाला जाता है, तो पानी का स्तर 80 सेंटीमीटर कम हो जाता है। जितना पानी का स्तर कम हुआ होगा उतना पानी निकालने की वजह से हुआ होगा, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 27 मीटर क्यूब पानी कम हो गया तो कितनी लंबाई चौड़ाई में से कम हुआ? जिसकी लंबाई 15 थी। ध्यान रखिएगा ये 80 आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? एक्स की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, सीधी वैल्यू निकल के आ जाती। 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 5 से 3 बार, 3 से 9 बार, और 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2.25। इसका मतलब द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 2.25। क्या आ जाएगा आपका? 2.25। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 33 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर, सर वो कह रहा है एक बेलन है
अर्धगोले एक सेकंड में बना के बता देता हूं आपको। ये मान लीजिए मेरे पास कोई बेलन है छोटा सा, समझने के लिए ऐसे ही रैंडम। इसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है 27, और इसकी हाइट आपको कितनी दे रखी है 33। इसको पिघला के आप कुछ भी बनाओ, बनेगा तो इसके वॉल्यूम के से ही निकल के। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर 27 इंटू 27 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी होगी 30। अब आप इससे कुछ भी बनाओ, मटेरियल इसमें से इतना निकल के आएगा। आपको बनाना क्या है वो देखते हैं। एक खिलौना बनाना है, एन खिलौने बनाने हैं। एन खिलौने बनाने हैं किस टाइप के, जिनमें से प्रत्येक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोले पर रखे 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधा। अच्छा, ये मान लीजिए कोई अर्ध गोला है, इसकी जो रेडियस है वो 9 है। कितनी है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, और इसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। इस तरीके से कुछ आपको खिलौना तैयार करना है, जिसकी हाइट मुझे दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो कितने खिलौने बन सकते हैं। अब देखो सर, ऊपर वाले का वॉल्यूम और नीचे वाले वॉल्यूम अलग अलग निकाल लेते हैं। एन खिलौने बनेंगे, ये मैंने मान लिया। पहले निकालता हूं इसका, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई 9 इंटू 9 प्लस में। उसके बाद ऊपर वाले का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर की वैल्यू 9, तो 9 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है जी 15 है। लेंदी क्वेश्चन है सर थोड़ा सा। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखो भाई 9 से 9 कट गया, 9 से मतलब कॉमन ले लिया, और यहां काट रहा हूं 9 से 3 बार, 9 से 3 बार। मैंने पाए से पाए कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ये 3 से कट गया 3 बार, और ये 3 से कट गया मेरे पास 5 बार। तो ये मेरे पास कितना आ गया जी 5 और 6 11। तो आपका पास आ गया n इंटू 11, और यहां बच गया मेरे पास 9 इंटू 33। तो सर नंबर ऑफ टॉयज जो तैयार होंगे मेरे पास कितने हो जाएंगे 27। 27 खिलौने बनाए जा सकते हैं इस बेलन से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एबीसी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर बिंदु हैं, इस प्रकार है। देखिए पहले तो मैं एक ट्रायंगल आपके सामने बना देता हूं। ये मेरे सामने एक ट्रायंगल है, ये लीजिए। अब वो क्या कह रहा है इस ट्रायंगल के बारे में, पहले तो इसको नाम दे दीजिए ए, नाम दे दीजिए बी, और नाम दे दीजिए सर सी। उसने कहा ए बी और ए सी पर दो बिंदु डी और ई हैं। एक पॉइंट मैंने मान लिया ये डी है, ये वाला, और ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया मेरे पास कितना है, ई है। इस प्रकार है कि ए डी और ए सी का, अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊं, ए डी अपॉन ए बी, इसको नीचे ले आया, और आप कहेंगे ए ई के नीचे मैं ले गया इस ए सी को। अब आप सोच के देखो कि अगर ए डी का और ए बी का अनुपात अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, तो इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर आएगा। सिमिलरिटी रेशो साइड का अगर रेशो बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। यही एक विशेषता होती है समरूपता की। ठीक है सर, अब आपसे कह रहा है ए बी सी आपका कितना है 83, ए बी सी आपका 83 है। अगर जनाब ये 83 है तो इसके हिसाब से ये वाला भी 83 होना चाहिए, बिल्कुल। फिर कह रहा है ए डी ई ये वाला एंगल ए सी बी से 22 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब अगर इसमें से 22 माइनस करूंगा तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 61 डिग्री का। अगर ये 61 है जनाब तो ये भी कितना होगा 61 डिग्री का। होगा कि नहीं होगा। सिमिलरिटी में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। ट्राइंगल के तीनों कोणों को जोड़ोगे 180 आएगा। अगर मैं 180 में से माइनस कर देता हूं 83 प्लस में 61 डिग्री, तो निकल के आ जाएगी ना सर सीधी वैल्यू। 180 में से माइनस करेंगे, 8 और 14 3 और 1 4, 144 डिग्री, और 144 डिग्री माइनस करेंगे तो ए एंगल की जो वैल्यू आएगी 36 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। उल्टा सवाल,
पहले सवाल देके सिमिलैरिटी के क्वेश्चन पूछा करता था एग्जामिनर, अब वो क्या कर रहा है, सिमिलैरिटी प्रूफ करवा के आपको कौन पूछ रहा है, पहले एंगल देता था, साइड की सिमिलैरिटी लगा के आपको कोई साइड पता करनी होती थी, अब वो क्या कर रहा है, उल्टा पूछने लग रहा है आपसे। चलिए कोई बात नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड इतना है, एक्स वाई जेड इतना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इतना है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब कितना होगा। जब आप 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं अलजेब्रा में, तो आप इस चीज को जानते हैं कि जब मेरे पास एक्स वाई जेड होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, तो मेरे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूं जिससे आपको 2 बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप सवाल को केवल एक ही बार करके आ जाएंगे। यही आप गलती करते हैं एग्जाम में। देखिए एक फॉर्मूला है सर, अगर मैं कहूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz बराबर, तो ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। हाँ, प्रूफ अगर करना चाहते हो इसको खोल दीजिए, आपकी वही वैल्यू आ जाएगी जो फॉर्मूला आप बेसिक पढ़ के एग्जाम में जाते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब वो आपसे कह रहा है x प्लस वाई प्लस, सबसे पहले तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब को मैंने एज इट इज रख दिया, क्योंकि यही तो फाइंड करना है, इसमें तो हम क्या ही छेड़ सकते हैं माइनस में। एक्स वाई जेड माइनस का 20 है, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो कितना आएगा 60 आएगा बराबर में। पहली बात तो ये x प्लस वाई प्लस जेड अगर 12 है, और अगर मैं यहाँ 12 रख देता हूं तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अगर 60 है तो 60 तिया 180 आ जाएगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर 12 है तो 12 का स्क्वायर जनाब 144 ही होगा। अब आप कहेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अगर आपको निकालना है 180 में से माइनस करेंगे 144, 36 6 216, और 216 में से अगर मैं 60 माइनस कर दूं तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 156 156 आ जाएगा, जो आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 6 आएगा, 21 में से 6 15, 156 आपका आंसर निकल के। इस फॉर्मूले को जब मेंस एग्जामिनेशन अगर देने जा रहे हो, इस ऐसे 2 फॉर्मूले होते हैं, एक मैंने कल की क्लास में बताया था, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से, इनको छोड़ के तो भाई मेरे बिल्कुल मत जाना अगर आप जल्दी क्वेश्चन करना चाहते हो तो। नेक्स्ट वो कह रहा है कि ये आपको 1 के बराबर दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा, तो पहले तो इसको मैंने उधर पटक दिया, ये मेरे पास वैल्यू आई 8x बराबर 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में कितना 2, यही है कि नहीं है। अब यार अगर मैं x को काट लूं तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 2x बचेगा, यहाँ माइनस का 2 अपॉन x बचेगा, x कॉमन लेके काटेंगे ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इन दोनों मैंने, ये तो इधर चला गया 3 आ गया, इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो आप मुझे बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू 3/2 ही तो होगी कि नहीं होगी। अब यार माइनस से मैं प्लस की टर्म नहीं निकाल सकता क्यूब में, स्क्वायर में तो निकाल सकता था। अब पहले मुझे इससे जो इसको चेंज करना पड़ेगा वो चेंज करना पड़ेगा x प्लस 1/x की फॉर्म में। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको साइन चेंज करना है, x माइनस 1/x बराबर आपको p दिया हुआ है, और आप करना चाहते हैं 1 प्लस 1/x, तो फॉर्मूला सीधा होता है p स्क्वायर प्लस 4, सीधा फॉर्मूला। तो अगर मैं कहूं इसका स्क्वायर करके 4 जोड़ देंगे तो स्क्वायर होगा 9/4, और अगर उसमें भी 4 ऐड करोगे तो 16 और 9 25, 16 और 9 25, 25/4, तो आपके पास x प्लस 1/x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जनाब 5/2। अब आपको यार क्यूब भी तो करना है, और जब जब हमें किसी नंबर का क्यूब करना होता था तो a क्यूब माइनस 3a लगाते थे, 5/2 का क्यूब और माइनस में 3 इंटू 5/2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो 125 बटे में 8
माइनस में 15/2। सर यहाँ से मेरा एलसीएम आ गया 8, तो यहाँ बचा 125, 2 चौक 8, 15 चौक 60 हो गया, और यहाँ मेरे पास बच जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 8। मेरा सिंपल सा रिजल्ट नहीं कट रहा, तो यही ऑप्शन होगा। जी हाँ, ए ऑप्शन आपको एज इट इज दिया हुआ है। हो गया सवाल, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66,300 रुपए को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 8 वर्ष बाद ए को प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्ष बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है, जिसमें 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर है। तो बताइए ए को और बी को आपने इसमें से कितना कितना पैसा दिया होगा। सबसे आसान तरीका बताता हूं आपको करने का। जब भी ब्याज की दर चक्रवृद्धि हो, तो जिसको कम समय के लिए पैसा दिया है उसको ज्यादा पैसा, और जिसको ज्यादा समय के लिए पैसा दिया है उसको कम पैसा दिया जाता है। ए में पैसा देना है और बी में पैसा देना है। 10% का मतलब होता है जनाब 1/10। मतलब अगर आपने इसको 10 रुपए दिए हैं तो इसको क्या दोगे आप, 11 रुपए दोगे। जिसको कम समय के लिए पैसा दिया है उसको आपने 8 साल के लिए तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। 10 1 11 हो गई, ठीक है। अगर दोनों के बीच में टाइम आपको 8 साल का, 10 साल का, और दोनों के बीच में टाइम कितने का है, 2 का। अगर टाइम 3 का होता मैं पावर 3 लगाता, टाइम 1 साल का होता 1 लगाता, टाइम 2 साल का है 2, दोनों के बीच में 2 साल का अंतर है, तो दोनों का स्क्वायर कर दिया। अगर इसको 121 रुपए दिए हैं मेरे मालिक, तो इसको 100 रुपए दिए होंगे। इसका मतलब दोनों भाई, दोनों बच्चों के खाते में जो पैसा जमा हुआ वो 231 रुपए हुआ ना। लेकिन आप कह रहे हो 231 कहाँ हुआ, 66,300 हुआ। देखो सर सॉल्यूशन आप कितनी बार कट गया, पूरा पूरा 300 बार कट गया। तो जब इसकी वैल्यू को हम 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो आ जाएगा 36,300। जब इसको हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 30,000। तो ए को दिया 36,300 और बी को दिया 30,000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सर हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राशि पर दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज इतना है। जब ब्याजों में साल भर का अंतर होता है तो चाहे वो चक्रवृद्धि हो और चाहे वो साधारण हो, दोनों बराबर होते हैं। तो आप क्या कहोगे कि अगर 2 साल का ब्याज 1320 रुपए है और 1 साल के बाद 1320 रुपए 1452 रुपए हो गए, इसका मतलब आपको ब्याज जो मिला होगा वो 132 रुपए का मिला होगा। कितने पर कितने पे, 1320 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 10%। अगर मैं ये कहूं 10% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कहोगे अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 10%। और अगर 1 साल का ब्याज पूछूं तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 10%। 1 साल का तो 10 ही होगा। 2 साल का कंपाउंड 21% होगा। तो अगर मैं 2 साल में से पहला साल माइनस कर दूं तो दूसरे साल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो 11% आएगी कि नहीं आएगी भाई। 2 साल में 21% ब्याज मिला, पहले साल में 10% ब्याज मिला, तो केवल दूसरे साल में आपको ब्याज जो मिला होगा वो 11% का मिला होगा। और सर दूसरे साल का ब्याज ही तो 1320 था। तो दूसरे साल का ब्याज 1320 12 गुना, और अगर प्रिंसिपल पता करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 120 गुना, तो 120 गुना को 100 से 12,000 आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। इससे शानदार अच्छी अप्रोच आपको नहीं मिल सकती इस सवाल को करने के लिए। ठीक है, बार बार रिपीट करना, इसको करके जरूर जाना। एक बार आगे चलते हैं। अक्षय और निकिता एक खेल खेलते हैं जिसमें प्रत्येक को 1 से 8 तक की संख्या चुनने के लिए कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई 8 संख्याएं निकिता के पास हैं, 8 संख्याएं अक्षय के पास हैं। तो अगर अक्षय के पास भी 8 संख्याएं हैं, निकिता के पास भी 8 संख्याएं हैं,
तो इसका मतलब ये कितनी बार संख्याओं को अलग अलग रूप में चुन सकते हैं? 64 बार चुन सकते हैं। यदि दोनों संख्याएं समान हो, यार 1 से लेके 8 तक की संख्याएं निकिता के पास हैं, 1 से 8 तक की संख्याएं अक्षय के पास है। अब दोनों समान तो तब होंगी ना जब दोनों उसमें से एक एक उठा ले, या दो दो उठा ले, या तीन तीन उठा ले, और ऐसे करते 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 आप आखिरी में 8 और 8 उठा लो, तो यही समान संख्याएं हो सकती हैं, इसके अलावा तो सारी अलग अलग होंगी। तो 64 में से कितनी संभावनाएं हैं जब नंबर सेम आएंगे? 1 से लेके 8 तक 8 संभावनाएं, तो 8 पॉसिबिलिटी हैं आउट ऑफ 64। इसका मतलब ये हुआ कि 1/8 संभावना है पूरी संभावनाओं में से कि समान संख्याएं रिपीट होंगी। क्या पूछ रहा था? इस बात की संभावना एक बार भी पुरस्कार नहीं जीतेंगे, कि जब समान संख्याएं आती हैं तो पुरस्कार जीतते हैं, तो 1/8 संभावना पे आप पुरस्कार जीतोगे। 8 में से एक संभावना है तो ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई? 7/8 हो जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, न जीतने पे 7/8, जीतने पे 1/8। चलिए, 3.5 मीटर त्रिज्या वाला 14 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। कुआं मतलब बेलन। बेलन का आयतन होता है साहब पाई आर स्क्वायर 35/10 गुणा में 35/10, और सर आपकी जो हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर की, बराबर रख दिया। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि मिट्टी निकाली जाती है, आयतन के बराबर मिट्टी निकलेगी। फैलाकर 7 मीटर चौड़ा 2.1 मीटर ऊंचा एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की चौड़ाई, लंबाई क्या होगी? अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का चबूतरा बना रहे हो तो आप चबूतरा कैसा बना रहे होगे? घनाकार, घनाभ जैसा बना रहे होगे। और घनाभ का वॉल्यूम जो होगा 7 मीटर चौड़ा 2.1 मीटर लंबा या गहरा, 2.1 मीटर गहरा, और क्या कह रहे हो सर ऊंचाई वाला चबूतरा, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो दोनों आयतनों को बराबर रख दीजिए। 10 से 10 कट गया, 7 से कट गया जी 5 बार, ठीक है। 7 से कट गया 3 बार, और 7 से कट गया जी कितनी बार? 5 बार। तो ये मेरे पास हो गया 25 गुणा में 14, और 22/7 भी लिख देते हैं लगे हाथ, 22/7। तो 7 से कट जाएगा ये कितनी बार जी? 2 बार ना। इस 25 को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। सारी वैल्यूज कट गई ना? जी हाँ, बिल्कुल कट गई। ये हो गया 25 दूनी 50, 22 पंजे 110, तो 1100 बराबर में 3, यही आएगा। और 1100 में नीचे 10 भी तो है, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगी, इंटू एल। 3 से जब मैं इसको काटूंगा, 3 तिया 9, 2 बच गया, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, तो लंबाई आ जाएगी आपकी 3.66666। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। एक ए था, एक बी था। ये प्रेजेंट की इन दोनों की मैं मान लेता हूं, प्रेजेंट की एज है, कुछ एज ए की रही होगी, कुछ एज बी की। आज से कितने साल पहले? आज से 3 साल, 1 साल पहले, 1 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 4x, ये 4x साल का था, ये कितने साल का रहा होगा? 3x साल का रहा होगा। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, आज से कितने साल बाद? 3 साल के बाद उनकी एज का जो रेशो होगा वो 6:5 होगा। भाई देखो, जब इनका अंतर समान होता है तो मैं अनुपात भी समान मान लेता हूं। यहां से यहां तक 1 साल और 3 साल, 4 साल में 2x उम्र बढ़ी, इसकी भी 2x बढ़ी, तो 2x उम्र बढ़ने में अगर 4 साल लगे हैं, सीधा उत्तर आ गया x बराबर 2। अगर मैं x बराबर 2 रख दूं, x बराबर 2 रख दूं, तो इसकी अगर एज 8 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 6। 1 साल पहले 8 और 6, तो आज कितने होंगे? 9 और 7 के। 1 साल बाद क्या पूछ रहा है अब आगे? 7 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात, अगर ये 9 साल का है तो ये 7 साल बाद 16 साल का हो जाएगा, और अगर ये 7 साल का है तो 7 साल बाद ये 14 साल का हो जाएगा।
दोनों की आयु का अनुपात निकालना है, तो भैया 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, तो इनकी आयु का अनुपात कितना आएगा? 8:7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन। इसमें तो डिफरेंस ही सेम था रे यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। आगे चलते हैं। संख्या 11 से विभाज्य है। संख्या है 5, संख्या है 8, 3, पी, 2, 3, 1, 0, क्यू और 2, और ये पूरी पूरी किससे कट जाती है? 11 से। अब 11 का विभाज्यता नियम हमको क्या बताता है कि आप ऑल्टरनेट संख्याओं को जोड़िए, 5 को, 3 को, 2 को, 1 को, क्यू को। तो मैंने जोड़ लिया 5 प्लस 3 प्लस 2, 5 3 2 1 और क्यू। जब इन सबको जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ के 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, तो ये आ जाएगा 11 और प्लस में कितना? क्यू। आगे बढ़ते हैं। अब 8p302, 8 प्लस p प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2। सही जोड़ना भाई, आराम आराम से। 8 और 2 10 और 3 13, 13 प्लस p, ये आया इसका आंसर। इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए ना, 13 प्लस p और 11 माइनस q का, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0। तो आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो सर अगर इसमें से इसको माइनस किया तो 2 बचा, और यहाँ पे आ गया मेरे पास p प्लस क्यू, और ये आ गया प्लस में कितना? यही आएगा ना, p प्लस क्यू प्लस का हो जाएगा p प्लस क्यू, और यहाँ पे मेरे पास जब माइनस करेंगे तो प्लस में कितना बचेगा? 2, और दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 0। अगर इन दोनों को मैं 9 रख देता हूँ तो 9 और 2 कितना होगा? 11, और 11 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 0 नहीं आ रहा तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, हम जानते हैं। तो p प्लस क्यू बराबर 9 हो सकता है। अब क्या कह रहा है? p की वैल्यू q से ज्यादा है। p की वैल्यू q से अगर ज्यादा है तो भाई देखो, p की वैल्यू और q की वैल्यू अगर ज्यादा है तो आप कहेंगे कि अगर मैं इसको 9 रख दूं, इसको अगर मैं 0 रख दूं, तो फिर p की वैल्यू इसकी वैल्यू से सीधा सीधा ज्यादा हो जाएगी कि नहीं होगी? और कोई कंडीशन तो अपन इसमें प्रूफ कर भी नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। 13 प्लस p, 11 माइनस क्यू, और दोनों को जब माइनस कर दिया जाएगा तो माइनस का यहाँ बचेगा, प्लस का ये माइनस का, तो आप कहोगे 9 रख दीजिए। 9 गुणा 0, p बराबर 9, q बराबर 0। p बराबर 9, क्यू, p बराबर 9 और q बराबर 0। अरे तो यार ये तो 0 हो गया ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस नहीं रख सकते थे ना भाई, माइनस रखते वहां पे तो माइनस की वैल्यू नहीं हो सकती है ना, दोनों का एडिशन नेगेटिव कैसे हो सकता है? सामान का 1/3 हिस्सा 15% के लाभ पर बेचा। कितना हिस्सा? 1/3 हिस्सा। 25% हिस्सा, 25% मतलब 1/4 हिस्सा। अगर 1/3 करना है किसी नंबर का, किसी नंबर का 1/4 करना है, इसका मतलब मेरे पास टोटल मैंने मान लिए 12 सामान है। 12 का 1/3 मतलब 4 सामान मैंने बेच दिए 15% के प्रॉफिट पे। अगर 4 सामान 15% के प्रॉफिट पे बिके तो मुझे चारों सामानों से जो प्रॉफिट हुआ होगा वो कितने परसेंट का हुआ होगा? 60% का प्लस। फिर बचे हुए 1/4, 1/4 करेंगे 12 में से तो 3 सामान, 3 सामानों को बेच दिया 20% के लाभ पे। तो 20% के लाभ पे बेचा तो यहाँ भी प्रॉफिट कितना हो गया? 60% का। अब बचे मेरे पास 5 सामान, इन 5 सामानों को मैंने 20% की हानि पर बेच दिया। अगर मैं 20% के लॉस पर बेच रहा हूं तो इसका मतलब मैंने 100% का लॉस यहाँ खा लिया। तो जरा पता करते हैं टोटल सामान पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये हो गया 12x% का प्रॉफिट। ठीक है सर, ये आ गया 20। तो ये हो गया जी मेरा 20/12 बराबर, परसेंट परसेंट सब कट गई, 20/12 बराबर x। रखना चाहते हो रख लो। 4 से कट गया 5 बार, 4 से कट गया 3 बार, मतलब आपको टोटल सामान पे 5/3 का प्रॉफिट हुआ होगा। और जो टोटल सामान पे 5/3 का प्रॉफिट दिया हुआ है, वो कह रहा है कि आपको जो प्रॉफिट होता है 415.50 होता है। अरे यही होता है कि नहीं होता? तो अगर मैं पॉइंट हटा दूं और नीचे 100 लिख लूं तो पॉइंट हट गया, समझो।
5 से मैंने इसको काट लिया, जब 5 से काटूंगा इसको तो साहब ही आएगा 5 अट्टे 40, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 0। ये 3 जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 अनुपात की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1 अनुपात की वैल्यू मेरे पास आएगी 0 का 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 8 तिया 24, यही आएगी बटे में कितना 100। अब ये आ गई 1 अनुपात की वैल्यू, जो भी पैसा रहा होगा वो अपने आप में कितना रहा होगा 100%, तो 100% की वैल्यू 24,930। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज एबीसीडी में सी एंगल 68 डिग्री है, ये लो बना लो, कुछ भी किसी भी तरीके से बना लीजिए सर, जैसे आपका मन करे। ये मैंने बना लिया और इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। अगर ये किसी खास किस्म का नहीं है तो कोई भी आकृति आप इसको दे सकते हैं। C बराबर 67 है, ये लीजिए सर, C बराबर 67 है। फिर बोल रहा है D बराबर 39 है, साफ ठीक है, D बराबर 39 हो गया। आगे क्या कह रहा है, A और B के समद्विभाजक एंगल A को अगर मैं आधा कर दूं और एंगल D को अगर B को अगर मैं आधा कर दूं, इन दोनों के समद्विभाजक कहां पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं। क्या पूछ रहा है, AOB ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा आपसे पूछ रहा है। देखो सर, सबसे पहली बात तो ये कि अगर 360 में से इन दोनों को माइनस कर दूं तो ए और बी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने 360 में से माइनस कर दिया 39 प्लस 67, ये लीजिए। तो आप कहेंगे माइनस करने पर हमारा जो रिजल्ट बचा वो रिजल्ट बचा 360 डिग्री माइनस 9 और 7 16 का 6, एक बच गया 6 7 106 डिग्री। 10 में से माइनस करोगे बेटा 4 बचेगा, यहाँ बच गया 35, 35 में से 10 माइनस करोगे 25, तो 254 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ आया 254। अब ये आधा आधा कर दूं और इसको आधा आधा कर दूं तो सर ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ निकल के आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर इसको आधा कर दिया जाए तो इन दोनों का जोड़ आएगा 127 डिग्री। अब अगर इन दोनों का जोड़ 127 है और यहाँ पे हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से बाकी के दोनों कोणों का जोड़ अगर माइनस कर दिया जाए, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, तो कितना आ जाएगा 43। अरे यही आएगा ना, 10 में से माइनस करेंगे आएगा, यहाँ कितना बच गया 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, तो आएगा आपके पास कितना 53 डिग्री। कौन सा बेटा, ए ऑप्शन यहां से करेक्ट। सिंपल था। वो कह रहा है कि देखो मैं इसको एक बार जमा देता हूं, यहाँ पे वैल्यूज पावर में आपको नहीं दिख रही होंगी। 11 की पावर 2k है और वो कह रहा है कि 9 की पावर कितनी है 2k है। ये नंबर इनमें से किससे कटेगा, इसका फैक्टर क्या होगा इनमें से, जब ढूंढे कि एक विषम संख्या है। तो सर k अगर एक ऑड नंबर है ना तो k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट कर लेता हूं तो k बराबर अगर मैं 1 रख दूं तो ये 11 का स्क्वायर हो गया और ये 9 का स्क्वायर हो गया। तो सर अगर 11 का स्क्वायर खोलूं तो 121 होता है, 9 का स्क्वायर खोलूं तो 81 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 12 8 और 20 202। इसका मतलब इसका एक फैक्टर सीधा सीधा कितना हो जाएगा 202 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सिंपल सा था यार ये तो बिल्कुल। चलिए, उसने कहा कि 2 ships are sailing in a sea on the 2 side of the lighthouse. The angle of the elevation of the top of the lighthouse as observed from the ship are 45 degree and 60 degree respectively. ये कोई लाइट हाउस है और यहाँ पे 2 शिप हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, इस लाइट हाउस के दोनों ओर। ये वाला इसके साथ जो एंगल बनाता है वो 45 डिग्री बनाता है और ये वाला इसके साथ जो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री बना रहा होगा। अब क्या पूछ रहा है, अगर लाइट हाउस की हाइट 81 है तो दोनों शिप्स के बीच की दूरी बताइए कितनी होगी। अब भाई हम जानते हैं इतना तो कि अगर 45 डिग्री होता है तो ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, ये 81 है तो यहां से यहां तक ये 81 हो जाएगा, खत्म बात। अब इसके लिए 60 के लिए ये √3 होता है, ये 1 होता है, तो √3 की वैल्यू अगर 81 है
तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 81 अपॉन रूट थ्री हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बेस होगा वो 81 अपॉन कितना होगा, रूट थ्री। तो दोनों को जोड़ दो, 81 प्लस में 81 अपॉन रूट थ्री। अगर इसका परिमीकरण करवा रहा है तो करेंगे, नहीं इतना छोड़ देंगे। तो सर 81 रूट थ्री प्लस 81, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से सी। 81 प्लस 81 रूट थ्री कॉमन लेंगे ना, 81 रूट थ्री प्लस में 81 और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ थ्री। पैसे तो यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था, इसको परिमेयकरण करना चाहिए था, लेकिन यहीं छोड़ रखा है तो हम यहीं पे छोड़ के ऑप्शन बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। सर उसने क्या कहा कि ये वैल्यू 2√2 के बराबर है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक। अब देखो यार, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, और आप इस लेवल के क्वेश्चन और यहाँ तक अगर आप पहुंच रहे हो, तो मुझे हर बच्चे से एक उम्मीद क्या रहती है, मुझे एक बच्चे से उम्मीद रहती है कि वो कम से कम अपने डेटा को एनालिसिस करके ही सवाल को सॉल्व कर रहा होगा। जैसे यार साइन की कॉस की वैल्यू हमको यहाँ कोई थीटा डिग्री रखनी है और उसमें √2 बनाना है, तो √2 सर 30 डिग्री पे नहीं बनता, 90 पे नहीं बनता, 0 पे नहीं बनता, 60 पे नहीं बनता, 30 डिग्री पे भी नहीं बनता। √2 बनता है केवल 45 डिग्री पे। अब हो ना हो इसकी वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में है और हमारी टेबल में आ रही है तो 45 डिग्री रही होगी, क्योंकि 45 भी क्या। अब जब हमें प्रूफ करना ही नहीं है, पहले से ही करके दे रखा है कि √2 है, तो 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री रख दो ना यार, पहले बात तो माइनस की वैल्यू में ये दोनों नीचे चले जाएंगे, ये होगा cot 45 और ये हो जाएगा माइनस में कोसेक 45। अरे कम से कम चेक तो करके देखो, क्या पता ऑप्शन मिले मिले ना मिले, ना मिले तब की तब देखी जाएगी। ये 1 आ गया और ये प्लस लगा हुआ प्लस लगा लिया, और ये हमारा क्या हो गया, √2 हो गया। जब इसका परिमेयकरण कर देंगे तो ऊपर √2 -1 से और नीचे √2 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यार सर a प्लस बी ए माइनस बी में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे तो 1 बन गया और नीचे 1 बना तो ऊपर सीधी सी वैल्यू √2 -1 आ गई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट। अब तुम करने बैठोगे क्या मेंस एग्जाम में इस सवाल को? यार कैसी बात कर रहे हो। चलो, 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक निश्चित कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। सर इसके लिए देखो चाहिए जगह सवाल को करने के लिए, तो अगर जगह चाहिए तो मैं इसको जनाब थोड़ा सा छोटा करके आपके सामने पेश करता हूँ। ये लीजिए, ठीक है बेटा। अब सवाल को पढ़ेंगे आराम से। ये लो, वो क्या कह रहा है, 8 पुरुष और 12 महिलाएं, 8 मेल प्लस 12 फीमेल, 12 महिलाएं किसी काम को करते हैं तो 10 दिन में कर देते हैं। ठीक है, आगे 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 मेल प्लस 8 फीमेल्स जब इसी काम को करते हैं तो कितने दिन में करते हैं जी? 14 दिनों में। तो पूछ रहा है बताइए, अगर उसी कार्य को का 2 सही 1/2 गुना करवाना है तो 10 दिनों के लिए कितने पुरुषों को 50 महिलाएं, कितने आदमियों को 50 फीमेल्स के साथ काम करना पड़ेगा, और काम कितना करना है? 2 दूनी 4 और 1 5/2 काम करना है, और कितने दिनों में पूरा हो जाए? ये काम आपका 10 दिनों में निपट जाए कैसे भी करके। तो जब तीन वैल्यू बराबर होती हैं तो पहले दो को बराबर इफिशियंसी कर लेता हूं, फिर आखिरी की दो की बराबर डेटा निकाल लेता हूं। तो जब बराबर करोगे 2 से 5 बार और 2 से 7 बार, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। जब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 8 पंजे 40 आदमी, 60 औरत, और 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 42 आदमी और 56 फीमेल। तो माइनस कर दीजिए तो 2 आदमी बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 4 फीमेल। तो आदमी की और औरत की जो काम करने की क्षमता रही होगी वो 2 और कितनी रही होगी? 1। आदमी 2 काम करता है, औरत 1 काम करती है, आदमी 2 काम करता है, औरत 1 काम करती है, तो 6 दूनी 12 और 8 20 गुणा में ये 5/2 ऊपर शिफ्ट हो गया। यहाँ पे मेरे पास 14 दिया हुआ था, मैंने 14 लिख दिया। ठीक है ना भाई, 6 दूनी 12 और 8 20 गुणा 14 गुणा 5/2, तो यहाँ हो गया 2x प्लस 50, 2x प्लस में 50
और मल्टीप्लाई के साथ चल रहा है जी कितना 10, तो 10 से मैंने 0 काट लिया, 2 से 2 14 पंजे 70, 50 इधर आएगा, 70 में से 50 माइनस करोगे 20, 2x बराबर अगर 20 हो गया तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 10, तो आपके पास आदमियों की संख्या कितनी रही होगी, 10 रही होगी। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल कि ए बी सी, अगर मैं ए को, बी को और सी को मल्टीप्लाई करूं तो इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब के बराबर हो। डायरेक्ट याद रखना, ऐसी बेटा दो ही वैल्यू पॉसिबल हैं, फर्स्ट वन इज 370 एंड सेकंड वन इज 371। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। अब देखो तीनों का मल्टीप्लाई करोगे ना, एबीसी आप रखोगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई नहीं, एबीसी एक नंबर है, माफ करना, एबीसी एक नंबर है। एबीसी एक ऐसा नंबर है जिनका जोड़ उसी नंबर के बराबर होना चाहिए। तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का क्यूब करेंगे तो होता है सर 81, और 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 729। 729 और 81 को जोड़ेंगे 370 आएगा। 3 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 27, यहाँ कितना हो जाता है हमारे पास ये 729, ये कितना होता है, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 371 निकल के आ जाएगा। ऐसी केवल और केवल दो ही वैल्यू पॉसिबल हैं जो इस कंडीशन पे पूरा पूरा हमारा खरा उतरती है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 1/4 है, साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, मतलब अगर हमारा प्रिंसिपल 400 रुपए है तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा वो उसका 1/4 रहा होगा कितना, 100। दर वर्षों की संख्या का 4 गुना है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टाइम का क्या है आपका 4 गुना है, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 4x। तो फॉर्मूला क्या होता है जी, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 2 0 से 2 0, 4 चौक 16, 100/16 बराबर हो गया x स्क्वायर के। तो सर x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10/4। तो अगर मैं यहाँ से रेट निकालूं तो आपकी रेट आ जाएगी 4 इंटू 10/4। इसका मतलब ब्याज की जो दर हो गई वो कितनी हो गई, 10%। अब क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 2% ज्यादा होती तो 6 वर्षों के लिए 3600 रुपए का साधारण ब्याज, 3600 रुपए का साधारण ब्याज 6 वर्ष के लिए, ब्याज की दर को अगर मैं 2% ज्यादा कर दूं तो मेरा रेट ऑफ साधारण ब्याज कितना होगा, गुणा 36 6 216, और 216 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 72 का 2, 7 बचा, 12 एकम 12 और 7 19 का 9, 1 बचा, 12 दूनी 24 और 1 25। इसका मतलब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 2592 रुपए का मिलेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 या 26 नंबर आपकी शीट का क्वेश्चन। सोनू की आय 21%, सोनू अपनी आय का 21% बचाता है। कुछ इसकी इनकम रही होगी, कुछ ये एक्सपेंस कर रहा होगा और कुछ इसकी क्या होगी, सेविंग्स होंगी। अगर मान लो सोनू ने 100 रुपए कमाए और बेचारे ने 21 रुपए बचा लिए, इसका मतलब ये 79 रुपए क्या कर देता है, खर्च कर देता है। यस और नो। चलो, वह अभी भी पहले की तरह, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। अब वो 100 ना कमा रहा, अब वो कमा रहा है 120 रुपए, लेकिन उसके खर्च, वो कह रहा है वह अभी भी पहले की तरह ही बचाता है। अभी भी वो कितना बचा रहा है, 21। इसका मतलब अब वो 120 में से 99 खर्च कर रहा होगा, तभी तो कितना बचा रहा है, 21 रुपए बचा रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सर पहले 79 था, अब आपका कितना हो गया 99। इसका मतलब 20 रुपए की वृद्धि हो गई आउट ऑफ 79 इंटू 100। तो अगर मैं इसको 20 चौक 80 4 बार काट लूं तो भैया 4 बार कटेगा तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलिए 25 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका आंसर 25 के आसपास होगा।
ये पहली बात तो ये है 4 बार नहीं कटेगा, 4 से कम बार कटेगा, और 4 से कम बार कटेगा तो इसको डिवाइड करने पर वैल्यू हमारी 25 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो 25 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू देख लो, बस थोड़ी ज्यादा, 25.3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी करके देख लेना चाहे भले से सर। ए बी से 36% ज्यादा है, एक ए है एक बी है। अगर बी के पास 100 रुपए हैं तो इसके पास जो पैसा होगा वो 136 रुपए होंगे। सी सी ए और बी के जोड़ का, ए और बी के जोड़ का कितने परसेंट कम है, 25% कम है। 25% कम है तो 75% होगा, तो 75% की वैल्यू हो गई 3/4। यही होगी ना, 25 3 75, 25 चौक 100। 4 से काट देते हैं इसको, 4 पंजे 20, 4 9 36, तो ये हो गया 9 तिया 27, 5 तिया 15 और 2 17, 177। क्या पूछ रहा है, सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है जी, तो 7 में से माइनस करोगे 1 बचेगा, 17 में से माइनस करोगे 41 ज्यादा है, किससे, 136 से, मल्टीप्लाइड बाय 100। सर जब इसको आप काटोगे पूरा पूरा लगभग हमारा कटेगा